हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो बच्चे देख ही सकते हो भाई, आज आपकी है स्पेशल क्लास। आज बात करने वाले हैं कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। तो यहाँ पे तो भाई लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 90 नंबर जेब में। अरे इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो देख लिया तो 90 नंबर जेब में। भाई जैसे मैं बोलने वाला हूँ, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको साल भर फॉलो करना है, तब तो पक्की बात है 90 नंबर जेब में। यार डेली अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, डेली पढ़ोगे, डेली चीज़ों को फॉलो करके चलोगे, तो भाई 90 नंबर तो कम ही लिखे हुए हैं, यहाँ तो 100 नंबर जेब में है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि हमें नोट्स किस प्रकार से प्रिपेयर करने चाहिए, है ना। किस प्रकार के नोट्स बनाए तो वो हमको हेल्प करेगा आगे जाके जब हम एग्ज़ाम दे, अपने टेस्ट दे, अपने मेन एग्ज़ाम दे। ठीक है, और ऐसे नोट्स जिन्हें देख के हमें चीज़ें रिवाइज करने में ईजी हो, देख के हमें याद करने में आसान हो, ऐसे नोट्स बनाने की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई किस प्रकार के नोट्स हम यहाँ पे बनाएं, इसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो भाई लगातार यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कंटेंट आते रहते हैं। ठीक है, हमारी लगातार क्लासेस होते रहती है ना, और हम पेज पे पेज भरते जाते हैं। जब वो दोबारा पेज को पलट के देखते हैं तो कुछ समझ में ही नहीं आता क्या लिखा था भाई, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। मैं राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है राइटिंग आपकी बहुत अच्छी हो, आपको सब चीज़ पढ़ने में समझ में आ रहा हो, लेकिन कुछ याद नहीं आता कि मैंने क्या लिखा था, ये किस बारे में है, ये वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है, इस चीज़ का मीनिंग क्या है। ठीक है, ये सभी चीज़ें में आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आप नोट्स उतने अच्छे से नहीं बनाते। और रही बात बुक्स की, तो बुक में तो इतनी सारी चीज़ें लिखी होती है कि अगर आप दोबारा पढ़ने बैठो तो कई बार तो लगता है सभी चीज़ें नहीं हैं, देखा ही नहीं है मैंने कभी। तो ये सब प्रॉब्लम आती है अगर आप ठीक से नोट्स ना बनाएं। तो इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात करने वाले हैं। तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे अपने टीचर को फॉलो करना। आपके जो भी टीचर हैं, आपको चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई और भी टीचर पढ़ा रहे हैं, जो भी टीचर आपके हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे, वे जैसा कहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हेल्प हो जाएंगी। एक तो टीचर के अकॉर्डिंग चलना है, दूसरा चीज़ खुद का भी दिमाग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो भाई जैसे मैं कहते जा रहा हूँ और जैसे आपके टीचर बताते हैं, आपको सबसे पहले आपके कोर्स में, आपके सब्जेक्ट में आपको वैसे ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक है, बात करने वाले हैं बच्चे यहाँ पे कि भाई नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लिख दिया। ये देखो इतनी सुंदर राइटिंग है, मुझे तो एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है आपको। यार ऐसा नहीं है कि मेरा हाल ऐसा नहीं था, बिल्कुल मेरा हाल भी ऐसे ही था। मैं भी कभी ऐसे ही नोट्स बनाता था, कुछ भी लिख देता था, कई बार दोबारा पलट के देखता था तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आपके साथ भी होता होगा, बहुतों के साथ होता है। कई बार तो ऐसा होता है टीचर बहुत जल्दी जल्दी भी पढ़ाते हैं तो बच्चे उसको लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जब हम लिख रहे हैं तो हमको समझ में तो आए, या फिर क्या हम उसे जाके फेयर करें, क्या हम फिर से लिखें, उस चीज़ को भी हमें ध्यान में देना है यहाँ पर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बेसिकली कि हम नोट्स में करें तो करें क्या। ठीक है, किस किस प्रकार के हम नोट्स बनाएं। तो बेटा अगर मैं बात करूँ आपसे नोट्स का, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे नोट्स का, तो मैं आपको बोलूँगा दो तरह की नोट्स बनाने के लिए। करेक्ट, एक आप बना लेना मेन नोट्स, ठीक है, एक आपको बनाने हैं मेन नोट्स और दूसरा आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। दूसरा आपको बनाना है कौन सा, शॉर्ट नोट। दोनों का अपना ही अपना इंपॉर्टेंस है। जितना इंपॉर्टेंट मेन नोट्स का है जिसमें आप सभी चीज़ें लिखेंगे, कंप्लीट नोट्स बनाएंगे, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट नोट्स का है जिसमें आप कम चीज़ें तो लिखेंगे लेकिन ऐसे चीज़ें लिखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिनको देख के आपको रिवाइज करने में हेल्प होगा। तो आपके पास कम से कम ये दो नोट्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आप केवल एक नोट्स बनाएंगे तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे कि उसमें मैंने क्या लिखा है, कितनी सारी चीज़ें लिखी हैं, उसमें से क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। ठीक है, तो ये तो वैसी वाली बात है कि भाई मिठाई की पूरी दुकान लगी हुई है, बहुत सारी मिठाई है। ठीक है, बहुत सारी मिठाई है, लेकिन जब आपको कभी मीठे खाने का मन करता है ना, तो कुछ एक दो ऐसे मिठाई होती हैं जो आपको कुछ ज़्यादा ही अलग सा टेस्ट लगता है, जो अच्छा लगता है।
उसको खाने में अलग ही मज़ा आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मिठाई खाओगे आपको अच्छा लगेगा, सबका अलग अलग टेस्ट होता है। वैसे ही जब आपका एग्ज़ाम आता है, जब आपके टेस्ट आते हैं, तो वहाँ पे कुछ एक स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वही आपके एग्ज़ाम में काम आते हैं। उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करने से आपको फ़ायदा मिलेगा, है ना। इन चीज़ों को ऐसे नहीं देखना है कि भाई शॉर्ट नोट में जितना थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया उतना ही बहुत है, सर तो बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि हम की पॉइंट्स पे ध्यान दें, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें। चलो फिर धीरे से बढ़ते हैं भाई आगे, समझते हैं। अगर मैं मेन नोट्स बोल रहा हूँ तो मेन नोट्स में हमें क्या क्या करना है। बेटा मेन नोट्स का मतलब ये है कि जब भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, सभी चीज़ें जो आप उसमें लिखते हैं मेन नोट्स में पूरी तरह से लिखो। ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो भी आप एग्जाम्पल उसमें लिख रहे हो, सभी चीज़ों को वहाँ पे डाल दो, सभी चीज़ें पूरी तरह से डाल दो। ठीक है, इवन जो आपको डाउट्स हैं, जिन चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न हो, उसको भी ब्रैकेट बना के वहाँ पे छोटा छोटा लिख दो। ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं आप मेन नोट्स में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन नोट्स बनाते समय लोग दिक्कत कहाँ पे फेस करते हैं, आप क्या करते हैं, आप उसे सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ नहीं करते, आप उसे सिस्टमेटिक तरीके से लिखते नहीं हैं। तो आज बात करते हैं सबसे पहले मेन नोट्स को हम सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखें। तो सबसे पहले बात आती है हेडिंग की। तो हेडिंग का मीनिंग ये नहीं है कि चैप्टर का नाम है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हेडिंग का मीनिंग क्या है कि आप चैप्टर का नाम तो लिखते ही हैं सबसे स्टार्टिंग में, वो तो बाद की बात है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप किसी टॉपिक में आते हैं तो क्या हम वहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं कि नहीं हेडिंग को। जब हम किसी टॉपिक पे आते हैं तो ऊपर में क्या हम हेडिंग को लिख रहे हैं कि नहीं, क्या हम बता रहे हैं कि नहीं नया टॉपिक चालू हो गया। अगर आप टॉपिक को लिखोगे, अगर आप हेडिंग में टॉपिक्स को लिखोगे तो आपको पढ़ने में इस चीज़ में आसानी होगी कि आपको जो पॉइंट्स पढ़ने हैं, जो चीज़ें पढ़नी हैं, उसको खोजना अलग से नहीं पड़ेगा। ठीक है, अलग से आप क्या करोगे, हेडिंग डाल दोगे, आपको पता चल जाएगा ये वाला पोर्शन जो है वो इस स्पेसिफिक टॉपिक का है। कभी भी पूरे चैप्टर्स को एक बड़ा चैप्टर लेके मत चलो, हमेशा उसको छोटे छोटे 4-5 टॉपिक्स में बांट कर चलो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, अब बात आती है किसकी, सब हेडिंग की। भाई जितना इंपॉर्टेंट आपका हेडिंग है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका सब हेडिंग है। ठीक है, सब हेडिंग को हमेशा ट्राई करो कि जो आपका मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक में जो भी आप थ्योरी लिख रहे हो वो आप लिख लो। उसके बाद हमेशा जो उसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पहलू हैं, उसको आप बिल्कुल सब हेडिंग में लिखो। जैसे अभी अभी मैंने पढ़ाया था बहुपद, करेक्ट। तो मेन हेडिंग में मैं क्या लिखूंगा, मेन हेडिंग में मैं लिखूंगा बहुपद। अगर मान लो मेन हेडिंग में मैंने बहुपद लिखा, करेक्ट, मैंने बहुपद के बारे में सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, मेन हेडिंग में मान लो मैंने लिख दिया बहुपद, बहुपद के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, ये हमारा पूरे चैप्टर का नाम है। अब अगर मैं बात करूं हेडिंग की, अगर अब मैं बात करूं हेडिंग की, तो हेडिंग यहां पे क्या होगा कि भाई बहुपद क्या है, बहुपद क्या है, ये आपका है हेडिंग। आपको यहां से पता चल जाएगा कि इस टॉपिक के अंदर मैं बहुपद को समझने वाला हूं, क्योंकि बहुपद के अंदर तो बहुपद की सारी चीज़ें आ जाएंगी। बहुपद के अंदर तो शून्यक भी आएगा, उसके गुणांक भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ समझेंगे कि बहुपद क्या है। जब मैंने बहुपद को बता दिया कि बहुपद क्या है, बहुपद में क्या क्या होते हैं, तो इसमें फिर हमारे आ जाएंगे कौन से पार्ट, सब हेडिंग वाले पार्ट। सब हेडिंग में आप क्या क्या लिख सकते हो कि भाई बहुपद के पद क्या होते हैं। ठीक है, आपने लिख दिया बहुपद के पद क्या होते हैं, आपने लिख दिया कि बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, बहुपद का चर क्या कहलाता है। इन सभी के बारे में आप क्या करोगे, सब हेडिंग में अलग अलग लिखोगे। ठीक है, अलग अलग क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, मेन नोट्स में जब आपको बताया जा रहा है तब आप ये चीजें कर सकते हो। करना किस प्रकार से है उसको आगे समझते हैं। तो एक वर्ड यहां मैं यूज कर रहा हूं वो है इंडेंट। तो कुछ बच्चे इंडेंट का मतलब समझते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ रहे होंगे, तो मैं आपको वो बताने वाला हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूंगा बहुपद के घात के बारे में, ये मैंने डाल दिया क्या, सब हेडिंग, मैंने डाल दिया क्या, सब हेडिंग। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुपद के बारे में लिखना है तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, इसके नीचे से लिखेंगे। पास लिखने से बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती,
और जो ये आपका सब हेडिंग है वो अलग से आपको दिखाई नहीं देगा। ट्राई किया करो हमेशा इंडेंट यूज़ करने का, मतलब मार्जिन के बाद की जगह छोड़ने का। ट्राई किया करो कि जब आप लिखो, आप घात के बारे में लिख रहे हैं तो ये लिखो, ये इस प्रकार से आपको आपका जो सब हेडिंग है वो अलग से दिखाई देगा। ठीक है, जब ये आपको अलग से दिखाई देगा तो आपको ये पता होगा कि इस वाले पोर्शन में भाई मुझे पूरा घात के बारे में बताया गया है, आपको देख के समझने में आसानी होगी। क्लियर है? ठीक है, तो आपको यहाँ तक देख के सभी चीज़ें समझने में आसानी होगी। अब भाई यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी? इंडेंट की। तो इंडेंट का यूज़ सिर्फ क्या सब हेडिंग के लिए यूज़ होता है? ऐसा नहीं है, सिर्फ सब हेडिंग के लिए आप इसको यूज़ नहीं करोगे, कई कई जगह पे आप पैराग्राफ के लिए इसको यूज़ करोगे। जैसे कि अगर आप नॉर्मली थ्योरी लिख रहे हो, ठीक है, नॉर्मली आपने कुछ भी थ्योरी इस प्रकार से लिखा है, करेक्ट, नॉर्मली आपने यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि भाई जो मैं लिख रहा हूँ इसके आगे वाला लाइन इससे कुछ हटके है, कुछ अलग सी चीज़ें बता रहा है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल इंडेंट का यूज़ करो, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। या आप कह सकते हो कि मैं यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर रहा हूँ, आप इस प्रकार भी कह सकते हो। आप पैराग्राफ चेंज कर लो, चाहो तो इंडेंट का यूज़ करके यहाँ से इस प्रकार से लिखना चालू करो। अगर वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग से दर्शाता है, नहीं तो आप चाहो तो फिर उसके नीचे लाइन से आ सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, तो इंडेंट का यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप जब अपने नोट्स को देखोगे तो आप इसमें फ़र्क पाओगे अगर आप स्पेस छोड़ के लिखोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडेंट का यूज़, स्पेस छोड़ के लिखना भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको सभी चीज़ें समझ में आई है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं भाई कि यहाँ पे हम शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। जो पिछली बार मैंने बताया आपको मेन नोट्स के लिए, मैंने उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में सभी चीज़ें नहीं बताई, दो तीन चीज़ें बस बताई कि भाई हेडिंग कर लो, अपना सब हेडिंग कर लो, अपना इंडेंट का यूज़ करो। बाकी जितनी चीज़ें हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें लिख सको आप लिख सकते हो किसके अंदर? अपने मेन नोट्स के अंदर। सभी आपके एग्जाम्पल है, चाहे कितनों भी एग्जाम्पल चाहे लिखना चाहो, जितना चाहे एग्जाम्पल लिख लो, जितने चाहे नोट्स लिख लो, जितने चाहे डाउट्स लिख लो, सब चीज़ों को डाल दो आपके मेन नोट्स के अंदर। ठीक है, लेकिन जब बात आती है शॉर्ट नोट की, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई आपको इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हमेशा शॉर्ट नोट के अंदर में डालने हैं। कैसे यूज़ करना है शॉर्ट नोट का, यहाँ पे चलो आगे देखते हैं डिटेल में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट नोट बनाने के लिए आपको पहचानना आना चाहिए की पॉइंट्स। कौन है की पॉइंट? भाई कहाँ से आ गया ये की पॉइंट? ये सवाल तो नहीं आ रहा किसी के मन में। की पॉइंट वे पॉइंट्स हैं जो आपके बेसिकली पूरा का पूरा, अगर एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसका मेन जो आपका मुद्दा है, जो आपको हेल्प करेगा उस टॉपिक को याद रखने में, जो आपके एग्ज़ाम में पूछने वाली बातें हैं, वो सभी आपके की पॉइंट्स होंगी। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो बहुपद का ही मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन उसके मेन की पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ आपको एक दिखाया है, इसमें आप अलग अलग चीज़ें लिख सकते हो। मैं ये आपको फिर से एक बार बाद में समझाने वाला हूँ, पहले बात कर लेते हैं एक बार की पॉइंट्स की। तो अगर मैं कहूँ आप जानते हो कि बहुपद क्या है, आप जानते हो कि बहुपद क्या है कि नहीं? और आप ये भी जानते हो कि कुछ बीजी व्यंजक बहुपद होते हैं, कुछ बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होते। और जब आप बहुपद का डेफिनेशन पढ़ते हो तो आप वहाँ पे ये पढ़ते हो कि चर, अचर, ठीक है, और चर के अऋणात्मक घात वाले जो हमारे पास बीजी व्यंजक हैं वो होते हैं बहुपद। वहाँ पे संक्रिया यूज होती है, धन का, गुणा का, ऋण का। ठीक है, ये सभी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से मेन पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से की पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि भाई कुल मिला के बात ये है कि हमको पहले जानना होगा बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजक के आप दो प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ पे दर्शा सकते हो। एक तो वह एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका 2x का वर्ग धन 3x धन 5, ये एक एग्जाम्पल हो गया। बीजी व्यंजक का एक और एग्जाम्पल हो गया 1/y धन x धन 4, ये एक प्रकार का एग्जाम्पल हो गया।
चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, x धन y धन z की घात 3। एक इस प्रकार का भी एग्जांपल देख लेते हैं, करनी में x y धन z का वर्ग। अब दोनों में आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो चर का पद है, चर का पद की घात यहाँ आपको दिख रहा है अऋणात्मक पूर्णांक, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर भी अऋणात्मक पूर्णांक दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हो y नीचे में चला गया, मतलब यहाँ पे घात ऋण 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो घात कितना हो गया, ऋण 1 हो गया। यहाँ पे घात कितना हो गया, 1/2 हो गया। करेक्ट। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पर कि भाई ये वाला जो पक्ष है ये बिल्कुल भी बहुपद नहीं है, और ये वाला जो पक्ष है वह क्या है, आपका बहुपद है। ये बहुपद वाला पक्ष है और ये वाला पद बहुपद नहीं है। तो ये की पॉइंट है। की पॉइंट क्या बन गया यहाँ पे, बीजी व्यंजक आपका क्या बन गया है, की पॉइंट बन गया है। तो आप अपने शॉर्ट नोट में डाल सकते हैं कि भाई वह बीजी व्यंजक जो नियमों का पालन कर रहा है बहुपद का, वे सभी बहुपद होंगे, और उसके कुछ एग्जाम्पल आपने डाल दिए, है ना। और वहाँ पे ऐसे भी एग्जाम्पल डाले जो बहुपद नहीं है, ताकि आपको ये याद रहे कि भाई कौन कौन से बहुपद नहीं है। ये आपको हेल्प करेगा बहुपद को हर बार अच्छे से पहचानने में। ठीक है, इसी प्रकार की चीज़ें आप शून्यक के लिए भी समझ सकते हो, इसी प्रकार की चीज़ें आप बहुपद के मान निकालने के लिए भी समझ सकते हो। ठीक है, और ऐसे आपको छोटे छोटे की पॉइंट्स अच्छे से ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि क्लासेस में आपको शॉर्ट नोट बनाने में कैसे हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, आपको शॉर्ट नोट में हमेशा उन चीज़ों को भी ऐड करना होगा जो है आपके डाउट्स। जो आपके जो डाउट्स हैं वो हमेशा शॉर्ट नोट में ऐड करना। क्यों ऐड करने बोल रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ में आपको एक बार में डाउट आया है, हो सकता है कुछ दिनों बाद जब आप उसे भूल जाएं वो आपको दोबारा डाउट क्रिएट करे। तो हमेशा क्या करो, जहाँ पे भी आपको डाउट हो क्वेश्चंस पूछो, टीचर से क्वेश्चन पूछो, अपने मेन नोट्स में ऐड कर लो। उसके बाद जब आपने डाउट्स को मेन नोट्स में ऐड किया तो उसको फिर आके अपने शॉर्ट नोट में लिखो, और उस डाउट का सॉल्यूशन भी अपने शॉर्ट नोट में लिखो। ठीक है, उस डाउट का सॉल्यूशन भी अपने शॉर्ट नोट में लिखो, ताकि जब भी आप अपने दोबारा शॉर्ट नोट को देखें आपको वो डाउट दोबारा ना आए, और अगर डाउट आ भी जाए तो आपके पास उस डाउट का सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा शॉर्ट नोट के लिए ध्यान में रखनी है। ओके, तो भाई देखो क्या लिखा है यहाँ पे हमारे जो रामलाल है, इनका नाम रामलाल है, आकर मैं आपको बता दूं, आपको पता नहीं होगा तो ये जहाँ कर रहे विंडो से, समझ में क्या आ रहा है कि अ क्वेश्चन इज अ विंडो। भाई जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो जैसे मैंने पिछली बार बताया, शॉर्ट नोट में हमेशा अपना डाउट पूछो और शॉर्ट नोट में आके हमेशा अपना डाउट को लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन पूछना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके नोट्स के लिए भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब बात आती है किसकी, प्रॉब्लम सॉल्यूशन की। ठीक है, कि जो आपके पास प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप शॉर्ट नोट के जरिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आप यहाँ पे नोट्स बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, मेन नोट्स में आएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मेन नोट्स में आएंगे। मेन नोट्स में हमेशा आप क्या करते हैं, आप अपने क्वेश्चंस लिखते हैं और क्या करते हैं, उनके सॉल्यूशन भी वहीं पे लिखते हैं। ठीक है, हर बार आप क्या करते हो, आपने एक क्वेश्चन लिखा उसका सॉल्यूशन लिखा, दूसरा क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन, तीसरा क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन। करेक्ट। जब आप इसी चीज के लिए शॉर्ट नोट में आओगे तो आपको इतनी सारी चीजें नहीं लिखनी है। ठीक है, मान लो आपने ऐसे 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे और 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको मुख्य रूप से कितने टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपने 10 क्वेश्चन एक टॉपिक में सॉल्व किए तो आपको उस टॉपिक से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है, तो आपको मेनली पता चल जाएगा कि आपको किस किस प्रकार के प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं। तो आप समझ जाओगे 10 क्वेश्चन में से 3 प्रकार के मुख्य रूप से सवाल आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। 3 प्रकार का सवाल पूछता है और 3 प्रकार का जवाब आप समझ लो कि किस प्रकार से होगा। तो आप इसे हमेशा अपने शॉर्ट नोट में ऐड कर देना
कि भाई इस टॉपिक से ये 3 प्रकार के मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि जब भी आप दोबारा रिवाइज करो तो आपको पूरा मेन नोट्स के 10 क्वेश्चन देखने ना पड़े। आप ये 3 क्वेश्चन ही देख के समझ जाओ कि भाई इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि भाई एक प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आप देखोगे तो उस टाइप के जैसे भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ आप उस 3 प्रकार के या जितने प्रकार के भी क्वेश्चन बन रहे हैं अलग अलग टाइप के, वो आप यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। क्योंकि आप क्या करते हो, मेन नोट्स में आप सभी चीज़ों को नोट करते हो, चाहे एक सवाल, एक ही टाइप का सवाल 3-4 बार आए, आप बार बार सॉल्व करके देखते हो, वो प्रैक्टिस है आपका, ये अच्छी बात है। लेकिन जब आप रिवीजन करते हो, रिवीजन करने की बारी आती है, तो आपको उन सभी चीज़ों को बार बार नहीं देखना है, आपको मेनली क्या करना है, उस टाइप के अलग अलग सवालों को यहाँ समराइज कर लेना है, यहाँ पे देख लेना है। ये आपका फ़ायदा होगा किसमें, शॉर्ट नोट में। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे शॉर्ट नोट को एक्चुअली हम बनाएं कैसे। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हो, एक नंबर आपका मेन हेडिंग है, तो नंबर के अंदर रियल नंबर, नॉन रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या आ गई। आप बोलेंगे सर हमने अवास्तविक संख्या तो पढ़ी नहीं है, बेटा आगे पढ़ोगे, टेंशन ना लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रियल नंबर, नॉन रियल नंबर आ गया। अब रियल नंबर की ही आगे बात कर लेते हैं, तो रैशनल है, इररेशनल है। रैशनल के अंदर आप देख सकते हैं इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स के अंदर और कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के आपके सभी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आपको हमेशा शॉर्ट नोट में ध्यान देना है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो चीज़ों को लिखना है पॉइंट्स में, ठीक है। थ्योरी नहीं लिखना है, पूरा लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना है, एक एक पॉइंट्स में लिखना है। किस प्रकार से, इस प्रकार से स्टार बना के, या जैसा भी 1 2 3 4 आपको जो अच्छा लगता है। आप सबसे पहले क्या करना कि हमेशा शॉर्ट नोट को बनाना किसमें, पॉइंट्स में, ठीक है। दूसरा, आप शॉर्ट नोट जब बनाओगे तो हमेशा ब्रैकेट यूज़ करना, ठीक है। इस प्रकार के डिब्बों में चीज़ों को लिखने का आदत बनाओ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे लिखने का आदत बनाओ, ठीक है। तीसरा आप क्या यूज़ करोगे, तीसरा आप यूज़ करोगे फ्लो चार्ट, जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया। इसका मतलब क्या है, जैसे चलो मैं बहुपद का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। बहुपद का एग्जांपल लिया तो भाई बहुपद के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़े हैं, इन सभी का आप बहुत आसानी से अपने शॉर्ट नोट में फ्लो चार्ट बनाओगे। और शॉर्ट नोट में फ्लो चार्ट बनाने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा, आप एक बार देख के ही रिवाइज कर सकते हो। चलो समझते हैं यहाँ पे कैसे हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो बहुपद के अंदर मेनली आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा है, बहुपद के अंदर हमने पढ़ा है कि बहुपद का चर क्या क्या होता है, ठीक है। हमने पढ़ा है बहुपद की घात क्या होती है, करेक्ट, ये पढ़ा है हमने, चर पढ़ा है, घात पढ़ा है। अब बहुपद के पद भी हमने पढ़ा है, लेकिन क्या बहुपद के पद उतने इंपॉर्टेंट हैं, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे दिखा दोगे कि भाई साइड में ऐसा कुछ दिखा दिया कि भाई पद हम जानते हैं लेकिन वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, साइड में उसको दिखा दिया, चर दिखा दिया और हमने घात दिखा दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि चर जो है हमने 2-3 प्रकार से पढ़े हैं। एक तो केवल एक चर वाले बहुपद, और दूसरा एक से अधिक चर वाले बहुपद, करेक्ट, 2 प्रकार के पढ़े। तो हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए केवल एक चर वाला बहुपद इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप दिखा दो कि भाई एक चर वाला बहुपद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका एग्जाम्पल दिखा दो कि px, जहाँ पे चर क्या है, x है, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये दिखा दिए, करेक्ट। इसके बाद चलो भाई यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे आ गया, जैसे हम px तक आ गए, यहाँ पे रुक जाओ, समझ में आ गया कि एक चर वाले बहुपद को मेनली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं बच्चों यहाँ पे घात की। चलो हम घात पे आते हैं। तो घात के लिए हम जानते हैं कि भाई जो हमारे पास चर का अधिकतम घात होता है वो क्या होता है, बहुपद की घात होती है। तो आप चाहो तो छोटा सा आप यहाँ पे एग्जाम्पल से दर्शा सकते हो, जैसे कि इस प्रकार से इसे दर्शा सकते हो। एक डिब्बा बनाया, लिखा px, भाई x की घात n से लेके बढ़ते हुए ax की घात n, bx की घात n ऋण 1,
बढ़ गए, फिर लास्ट में आ जाएगा हमारे पास अचर पर डी। घटते जा रहा है, यहाँ पे हमारा जो x की घात है वो घटते जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, घात क्या है, यहाँ पर घात है हमारा n। अब हमने घात n तो देख लिया, लेकिन हमने मुख्य रूप से घातों के आधार पे कौन कौन से बहुपद पढ़े। हमने पढ़ा है रैखिक बहुपद, द्विघाती, त्रिघाती, ठीक है। तो हमने कौन कौन सा पढ़ा है, n बराबर 1 के लिए पढ़ा है रैखिक बहुपद, n बराबर 2 के लिए पढ़ा है द्विघाती बहुपद, n बराबर 3 के लिए पढ़ा है त्रिघाती बहुपद। जो भी इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पे लिख सकते हो, और इसके नीचे चाहो तो आप बहुपद का छोटा छोटा एग्जाम्पल दे सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ तक हमको ये चीज़ें समझ में आ गई कि हमने घात के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी, किस किस प्रकार के बहुपद होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप आगे क्या कर सकते हो, आगे ऐड कर सकते हो हमारे शून्यक को। ये कैसे करोगे आप, भाई आपने मेन नोट्स बनाए हैं, जब आप मेन नोट्स से आगे आओगे, जब आप रिवाइज करोगे उसको, तो आप यहाँ पे शॉर्ट नोट में इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट में पॉइंट्स में यूज करना है, सभी चीज़ों को ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे यूज करना है, और आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट में यूज करना है। क्लियर है सभी को, सभी को इतनी चीज़ें समझ में आ गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहना है भाई, प्रैक्टिस करते रहोगे तभी यहाँ पे आप परफेक्ट बन पाओगे। तो मैं प्रैक्टिस करने का मतलब क्या समझ रहा हूँ, क्या यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ प्रैक्टिस का मतलब। तो देखो, जब भी आप पहला दिन आपने कोई क्लास अटेंड किया, क्लास अटेंड करते करते आपने बनाया मेन नोट। हो सकता है कुछ बच्चे उसी दिन घर में आके पढ़ते हैं, कुछ बच्चे उसको दूसरे दिन रिवाइज करना पसंद करते हैं। तो मान लो मैं उसी दिन पढ़ा, या मान लो मैं दूसरे दिन रिवाइज किया, तो भाई दूसरे दिन ही रिवाइज करते टाइम आपका शॉर्ट नोट बन जाना चाहिए। दूसरे दिन ही रिवाइज करते टाइम आपका शॉर्ट नोट पक्के से बन जाना चाहिए, या तो उसी दिन आप बना लो या दूसरे दिन बना लो। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत एक अच्छा स्ट्रेटेजी किसके लिए, रिवीजन के लिए, जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। क्लियर है। देखो यहाँ पे अगर आप दूसरे दिन कर लिए हो रिवाइज, तो इसके 7 दिन बाद, मतलब 8वें दिन, 7 दिन बाद, पहले तो 1 दिन बाद आप क्या कर लो, शॉर्ट नोट बना लो, फिर 7 दिन बाद, ठीक है, फिर 7 दिन बाद मतलब 8वें दिन दोबारा रिवाइज करो। कैसे रिवाइज करो, दोबारा ट्राई करो अपने शॉर्ट नोट को दोबारा देख के, शॉर्ट नोट से दोबारा रिवाइज करो सभी चीज़ों को, और आपको लगे तो शॉर्ट नोट को और अच्छे से इंप्रूव करो, इससे ज़्यादा बेटर बनाओ, ठीक है। इसके बाद फिर 7 दिन बाद क्या करो, फिर 7 दिन बाद यहाँ पे मेन नोट्स को दोबारा खोलो और इसका कंपेयर करो किससे, आपके शॉर्ट नोट से, और शॉर्ट नोट को मेन नोट्स के मुकाबले और ज़्यादा इंप्रूव करके बनाओ। 7 दिन में फिर रिवाइज किया, फिर इसके बाद आपने मेन और शॉर्ट नोट अच्छे से पढ़ लिया, 15 दिन बाद फिर से लास्ट फाइनल रिवीजन करो, ठीक है। ये आपका हो गया 15वां दिन और ये आपका हो गया 30वां दिन। तो यहाँ पे आप करोगे फाइनल रिवीजन, ठीक है। तो बेटा यहाँ से आप क्या समझे कि पहले दिन से स्टार्ट करके आपने पहले दिन पढ़ाई की, 8वें दिन पढ़ाई की, 15वें दिन पढ़ाई की, 30वें दिन पढ़ाई की, मतलब 30 दिन के ड्यूरेशन में, 1 महीने के अंदर यहाँ पे आपने कितने बार रिवीजन कर लिया, 4 बार ऐसे रिवीजन कर लिया, करेक्ट। ऐसे अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे भूलेगा नहीं। कैसे नहीं भूलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो आप मेन नोट के साथ शॉर्ट नोट भी बनाते जा रहे हो, और आपको ये रिवीजन करना ज़्यादा टफ भी नहीं है। सर बार बार कैसे पढ़े इन्हें, बिल्कुल टफ नहीं है। आप शॉर्ट नोट अगर बना रहे हो तो शॉर्ट नोट में आप चीज़ें इतनी अच्छे तरीके से लिखोगे कि उसको पढ़ने में आपको आसान लगेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप क्या करना, हर बार अपने शॉर्ट नोट को और इम्प्रूव करना। 30 दिन में आपका शॉर्ट नोट इतना अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा कि जब आप एग्जाम के टाइम पे जाओगे तो शॉर्ट नोट को देखते ही सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद आ जाएगी, ठीक है। और उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट के लिए कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि आपने इसे 3 से 4 बार क्या किया है, अच्छे से इंप्रूव कर लिया है। क्लियर है। तो भाई यहाँ पे इस साइकिल को हम कहते हैं 1
7 7 15 का साइकिल। ये 30 दिन के अंदर ये साइकिल चलता है और एक दिन में, 7 दिन में, अगले 7 दिन में और फिर 15 दिन में आपको करना होता है रिवीजन, और इससे आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। क्लियर है? ओके। तो भाई यहाँ पे कुल मिला के बात ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने पढ़ाई के लिए, और आपके नोट्स के लिए भी आपको लगातार डेली नोट बनाना है। कहीं गलती से आपका कोई लेक्चर हो गया गैप, आपने बंक कर दिया, तब भी आप अपने नोट को बनाना मत भूलना। अभी नहीं तो बाद में बना लेना, लेकिन उसको कभी छोड़ना मत, क्योंकि अगर आपने एक बार अपने नोट बनाने छोड़े तो फिर वो बैकलॉग होते जाएगा और आप उसे आगे नहीं बना पाओगे। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, पेज छोड़ देते हैं, बाद में लिख लूँगा, और फिर वो पेज हमेशा साल भर के लिए खाली ही रहता है, वो बन नहीं पाता। और वो जो खाली पेज है उसमें जो टॉपिक्स जाने थे, जो चीज़ें लिखनी थी, वो चीज़ें आप अच्छे से पढ़ते नहीं हो, और फिर वो आपके मार्क्स में भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो भाई उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर नोट्स से रिलेटेड और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बेटे ऐसे ही अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।